Hello everyone, welcome back to my channel Learn with शिखा। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों का मिशन चला हुआ है, मिशन 100%। ठीक है, तो उसके तहत जो है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा साइंस का। ठीक है, सो मैं जो है आप लोगों के यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, सो होप आप लोगों के एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। सो आज हम जो है साइंस का करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन कवर करेंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। ठीक है, साथ में मैंने जो है गेस्ट पेपर शेयर किया हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना। और मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, क्लास 10 की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं। ठीक है, सो और इनका जो मैं लिंक है, ठीक है, सारी वीडियोस का, सैम्पल गेस्ट पेपर का। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का जो प्लेलिस्ट है मैंने बनाई हुई चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका। और आगे जो मैं सैम्पल पेपर शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जो है बने रहें अपनी रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट हम करेंगे बच्चों यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो आपने ये बताना है बच्चों ये कौन सी टाइप है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों जब भी हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, तो वहाँ पे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो क्या कर रहा है, सल्फेट को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। मींस जिंक जो है सल्फेट को अपने साथ लेके आ रहा है, और यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, तो मींस क्या हुआ, डिस्प्लेस किया उसको, उसको अपनी जगह से हटाया है, तो इसका मतलब क्या है, उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका 2 है। इन द प्रोसेस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन एंड डैश गैस आर ऑब्टेन। कहते हैं जब हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। जब पानी की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास एक तो ऑक्सीजन आता है और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो 2 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा बच्चे यहाँ पे थर्ड, Fe2O3 plus 2Al gives you Al2O3 plus F2Fe। The above reaction is an example of। तो बताना ये जो above reaction है ये किसकी एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आप लोग देख रहे हो एल्यूमिनियम के साथ क्या कंबाइन हो गया है, ऑक्सीजन, और Fe अलग हो गया है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। कहते हैं जो कोई भी सोल्यूशन है वो रेड से ब्लू कब होता है, जब इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, जब उसका पीएच कितना हो बच्चों, जब उसका पीएच हो 10। ठीक है, तब वो क्या करता है, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल। जब भी कहते कोई सोल्यूशन जो है क्रश्ड एगशेल के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ गैस, एक गैस देता है, दैट टर्न लाइम्स वाटर मिल्की, जिससे जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है, मिल्की। द सोल्यूशन कंटेन, तो कहते हैं उस सोल्यूशन में क्या होगा, तो उस सोल्यूशन में बच्चों होता है आपके पास यहाँ पे HCl। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज नॉट यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है, सो इसका आएगा आंट एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इसका आएगा AgNO3 एंड कॉपर मेटल। तो AgNO3 और कॉपर मेटल जो है ये क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। आयरन और सिल्वर नहीं होता, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम नहीं होता, सोडियम और कॉपर डिस्प्लेस नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट आपका है 8।
8 है फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैंस होते हैं आप लोगों को उसको जो है टिन के साथ कोट किया जाता है बट जिंक के साथ नहीं, बिकॉज क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके? टिन के साथ। नेक्स्ट है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। कहते हैं इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है उसमें जो है कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? तो C2H6 2C और H कितने 6। तो ऐसे आप लोग S के साथ जो है H कितने लगा दोगे? 6H लगा दोगे। तो यहाँ पे कितने जो है आप लोगों ने बताना है कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों इसके? 7। ठीक है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। नेम द मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज शोन हेयर। तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का नेम क्या है। सो बच्चों यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो वो क्या होता है? मिथ। ठीक है। अगर दो कार्बन आ गए तो वो क्या होता है? इथ। अगर 3 कार्बन आ गए तो वो क्या होता है बच्चों? प्रो। ठीक है। ऐसे अगर 4 कार्बन आ जाए तो वो क्या होगा? ब्यूट। तो यहाँ पे एक कार्बन है, सो एक कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? मिथ। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। कोई भी स्ट्रक्चर आ गई आप लोग ये जो है कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मिथेन। ठीक है। एन क्यों आता है? जब एन होता है ना बच्चों तो वो आपका आता है सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और जिसके पीछे आइन होता है उसमें आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। एन में सिंगल बॉन्ड, ईन में डबल बॉन्ड और आइन में 3 बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इनको टोटल ऐड कर दो, कितना है? 8 + 2 10, 10 + 17, तो कितना आ जाएगा? 11 का सी ऑप्शन 17। ठीक है। उसके बाद है बच्चों इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। तो कहते जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनमें से जो है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में कौन कौन सी मेटल हैं? जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सो 12 का आ जाएगा लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है। 12 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। लेबल द पार्ट ए इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये आप लोगों को एक्सक्रेटरी सिस्टम दिया हुआ है तो आप लोगों ने एक्सक्रेटरी सिस्टम के सारे जो लेबलिंग जो है लर्न कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा है कि जो जो ये पाइप से बनाई हुई है ये ए पार्ट है, इसका क्या नाम है? ठीक है। सो इसका बच्चों आपका नाम होता है लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पे राइट में लग रहा है बट अगर हम इसको घुमा के देखो तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। जाइलम टिश्यू इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू। इन ए प्लांट द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब भी आप लोगों का जाइलम आ गया मीन्स वो रिलेटेड है वाटर से। ठीक है। अगर फ्लोएम आ जाए आप लोगों को तो आप लोगों को याद रखना है वो रिलेटेड होता है फूड के। तो यहाँ पे आपको जाइलम आया है तो यहाँ पे सीधा आप लोग आंसर लिख दोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ए। ये आप लोगों का फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है ये जो ए पार्ट है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ओवरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन ही है। सो इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप लोगों ने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की भी लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है जो वेस्ट डेफरेंस है ये उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। कहते अगर आप मिरर से जितना मर्जी दूर जाएं योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी इमेज जो है वो सीधी ही दिखती है। द मिरर इज लाइकली टू बी। तो कहते हैं वो मिरर क्या होगा? तो या तो वो प्लेन मिरर होगा या तो क्या होगा बच्चों? वो आप लोगों का
कॉम्प्लेक्स मिरर होगा, ठीक है। सो 17 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 18, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ये आपको कनकेव मिरर दिया है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल देखो कहाँ रखा है उन्होंने यहाँ पे, 18 क्वेश्चन का आएगा आपका बी। तो ये कहाँ पे आएगा बच्चों, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस में। तो देखो कहते हैं अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब आपके पास यहाँ पे कनकेव मिरर है, ठीक है, तो हमने बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जो कि जो इमेज है वो वर्चुअल बने और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि जो ये आपको लेंस दिया है ना, कनकेव मिरर दिया है, यहाँ पे बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो इमेज तो जो आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसको डॉट डॉट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो इमेज आपकी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है, तो ये किसके बीच में है, ये आप लोगों का है बच्चों प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है आप लोगों का फोकस। तो ये कहाँ पे आएगा, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, where an object should be placed in front of a convex lens। ऐसे बताना है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो ऐसे, तब ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करेंगे टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि हमारे पास रियल इमेज आए और साइज भी उसका क्या आ जाए, सेम ही आ जाए। तब बताओ कहते हैं हम जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, तो जो भी उसकी फोकल लेंथ होगी उसकी वो कहाँ पे प्लेस होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे प्लेस होगा, ठीक है। 19 का आएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ, जितनी उसकी फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की लेंथ भी सॉरी ऑब्जेक्ट के हाँ साइज जो होगा उसका क्या होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ होगा। नेक्स्ट 20 है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन आई है वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे बनाती है, सो ये आएगा रेटिना पे। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जब भी फोकल लेंथ में चेंज होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, सो वो होता है बच्चों आप लोगों का सिलियरी मसल। नेक्स्ट है बच्चों द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर वो सर्किट जो है इनमें से कौन सा डिनोट नहीं करता है, तो आई स्केयर आर भी होता है, वी आई भी होता है, ठीक है, वी स्केयर अपॉन आर भी होता है, आई आर स्केयर नहीं होता है। तो यहाँ पे नोट पूछा है तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 13। 13 है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो 23 है ये आप लोगों का। तो एक मिनट, 23, यस 23 है आप लोगों का ये, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट, हाँ एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट 23, 23 है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो सर्किट में करंट होता है तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज हैवीली। नेक्स्ट है द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेनन है वो क्या होता है, प्रोड्यूसिंग, मतलब डेफिनेशन एक तरह से इसकी, द प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। मैग्नेट और कॉइल में मोशन होने के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है जो कि नष्ट नहीं होता है जल्दी, सॉरी जो फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो नष्ट नहीं होता है जल्दी, तो कौन सा, वुड्स भी हो जाता है, वुड भी हो जाता है, फ्लावर भी हो जाते हैं, फ्रूट पील्स भी हो जाते हैं, प्लास्टिक जो है वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो ये क्या होता है, डी कार्बोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड। 26 का आ जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 है आप लोगों का, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो क्या होगा,
जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कौन करता है? जनरेटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के। सो वो मैंने आप लोगों के साथ ना वो गेस्ट पेपर में डिस्कस किया है, ठीक है। वो उसमें अब उसका आंसर आता है बच्चों गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान करना है। प्रोड्यूस करता है जनरेटर, ठीक है। ध्यान से इसको कर लेना दोनों क्वेश्चंस को, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कई बार। सो नेक्स्ट आप लोगों का है 28 क्वेश्चन। डैश मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। कहते हैं इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स से जो बच्चों में जो भी करेक्टरिस्टिक्स आते हैं उसके बारे में। सो इसका आपका आएगा 28 का डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो इसका आएगा ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहले ग्रास होता है, फिर उस ग्रास को कौन खाता है? गॉट, गॉट को कौन खाता है? ह्यूमन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? ओहम, ठीक है। नेक्स्ट भी आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। कब यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है? तो इसका आएगा क्ले। अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है। हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ -15। दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? -15। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। तो कहते बताओ जो मिरर और लेंस होगा वो क्या होगा? तो बच्चों वो बोथ क्या होंगे? वो दोनों कनकेव लेंस होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की जो है फोकल लेंथ क्या होती है? थर्ड का होगा वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की, सॉरी, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव होती है। फोर्थ है नेम द मॉलिक्यूल हुज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज गिवन इन द फिगर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था बच्चों, जहाँ पे भी 2 कार्बन्स आ गए तो वहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन है तो मिथ, अगर 2 कार्बन आ गए वो क्या आ जाएंगे? इथ, ठीक है। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा? और यहाँ बीच में क्या है? ये जो 4 क्रॉस लगाया है ना, इसका मतलब है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन है मतलब क्या है? इथ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन, अगर तो एक क्रॉस है तो मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे ऐसे 4 क्रॉस आ गए मतलब वहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्थ का सी, इथीन, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है 2 मीटर, तो आप लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे 1/2। तो 1/2 इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.5, ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 0.5 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। तो 5 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? सी। सो नेक्स्ट है व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर, ठीक है। कहते हैं जब भी हम हवा में जो है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, वाइट सब्सटेंस इज ऑब्टेन। तो कहते हैं वाइट सब्सटेंस जो है हमारे पास होता है। राइट इट्स नेम। तो कहते हैं उसका नेम बताओ, तो वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम ऑक्स ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 7, सॉरी 6, यहाँ पे 2 बार 6 लिख दिया है, ठीक है। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्शन। तो आपने बताना है यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH ट्वाइस। तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? देखो, जब भी दो कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिला के एक बनाता है तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो से एक बना रहा है तो कॉम्बिनेशन। अगर एक से दो या दो से तीन बना रहा है तो वो हो जाता है बच्चों आप लोगों का डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, ठीक है। एक से उसने तोड़ दिए कितने? दो या तीन को। अगर तोड़ के एक बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। बस ऐसे आप लोगों ने ट्रिक से थोड़ा बहुत लर्न कर लेना है, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है या, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट 7, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू द आयरन फिलेंट।
आयरन फिलिंग, जब हम HCl को आयरन फिलिंग में ऐड करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या आएगा जब हम आयरन को HCl के साथ जो है कंबाइन करेंगे? सो बच्चों इसका आएगा, हमारे पास क्या आएगी, एक तो हाइड्रोजन गैस आएगी और एक आ जाएगी आयरन क्लोराइड। तो आयरन मिल जाएगा क्लोराइड के साथ, बच जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8th, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक्सक्रेटरी और जो है आप लोगों ने, और कौन सा होता है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम लर्न करना है आप लोगों ने, और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इनके सारे पार्ट्स लर्न कर लेने, कई बार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है कि किडनी किसका पार्ट है। तो बच्चों किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीशन का। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या जरूरी होता है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 मिलीलीटर ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ द HCl। एक NaOH का हमारे पास 10 मिलीलीटर सोल्यूशन है और एक हमारे पास जो है HCl का कितना है, 8 मिलीलीटर सोल्यूशन है। इन दोनों को न्यूट्रलाइज किया गया। इफ वी टेक 20 मिलीलीटर ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ द NaOH, मान लो पहले मेरे पास 10 था, 8 था, अब हमने सेम ही ले लिया, कितना, 20, बट NaOH सेम ही था, बट यहाँ पे ले लिया 20, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन। तो हमने बताना है कि जब फिर हम HCl सोल्यूशन कितना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 इंटू HCl इज इक्वल टू 8 इंटू 20, तो 8 टू जा 16, 160 हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये क्या हो गए, डिवाइड, तो 160 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 16, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का 11, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहते कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, कहते ये जो कंपाउंड है वो जो है पानी में सॉल्युबल है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो एलिमेंट क्या होगा बच्चों, कैल्शियम, ठीक है। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, जब हम खाना बनाते हैं, जो भी हमारा बर्तन होता है उसके जो बॉटम है वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इट मीन्स, उसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है कि फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक है। जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का, which of the following is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of the periodic table, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कहते हैं इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, ठीक है। उसमें बोला गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली जो है लूज कर सकता है। 13 है, एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विद फॉर्मूला XL2, कहते कोई एलिमेंट एक्स है वो क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यूज कर रहा है XCl2 विच इज अ सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, कहते वो क्या, एक सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कहते जो एक्स है वो पीरियोडिक टेबल के सेम ही एक ही ग्रुप में है। तो वो जो एक्स एलिमेंट है ना, वो कौन सा होगा, ठीक है। तो वो बच्चा होगा Mg, ठीक है, क्या होगा बच्चों, वो Mg, ठीक है। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स, जो किडनी है ये तो फिर से आ गया, वो किसका पार्ट है बच्चों, एक्सक्रिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट है 15, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ठीक है। पायरुवेट का हमने क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करके जो है हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर एंड एनर्जी। तो कहते हैं वो किस में होता है बच्चों? सो वो होता है बच्चों आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू वर्डिंग, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बर्डिंग के थ्रू होती है, तो किस में होती है? वो यीस्ट में। नेक्स्ट 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने ये ऊपर आया था ये वाला बेस्ट रेफरेंस होता है। नेक्स्ट है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स। कहते हैं मेंडेलिव का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो थे बड़े बड़े जो पी प्लांट्स थे, वीरिंग वायलेट फ्लावर, जिसमें क्या थे पर्पल कलर के फ्लावर लगे थे, विद शॉर्ट पी प्लांट्स, उसमें जो छोटे छोटे पी प्लांट्स थे वेयरिंग वाइट फ्लावर, उसमें क्या थे? वाइट कलर के फ्लावर थे। द प्रोगैनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर, ठीक है। कहते जो भी था वो सार बट उनके क्या हो गए, सभी के जो है वायलेट फ्लावर हो गए, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। बट कहते उसमें से जो आधे थे वो शॉर्ट रह गए। दिस सुजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टाल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो इसका मतलब है कि जो टाल प्लांट्स है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा था? सो बच्चों इसका आएगा इसका आएगा बच्चों सेक्शन, इसका आएगा टी कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। इसके बच्चों इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी कैसे आएगा? क्योंकि टॉल प्लांट था, ठीक है, टॉल है और साथ में शॉर्ट है, बट वो क्या है, वॉयलेट कलर है, तो कैपिटल डब्ल्यू आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। द रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर, तो ये कौन सा रूल होता है? ओहम्स, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज। कहते हैं आप लोग कौन सा लेंस जो है यूज करना प्रेफर करोगे वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी, ठीक है, स्मॉल लेटर रीड करने के लिए डिक्शनरी के, ठीक है। तो आप यूज करोगे बच्चों यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है तो ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। कहते ह्यूमन आई जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है फोकस कर सकती है अलग अलग डिस्टेंसेस पर, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जब अपने आई लेंस को एडजस्ट करके। ये ऐसा क्यों कर पाते हैं ह्यूमंस? ड्यू टू अकोमोडेशन, ठीक है। एडजस्ट किससे करते हैं हम फोकल लेंथ को? अकोमोडेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। आपके पास एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस आर है, उसको आप जो है 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद कट करने के बाद जो भी आपके 5 पार्ट्स है उसको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, जो भी इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी ऐसे फॉर्मूला निकालने के बाद, R1/R1 इज इक्वल टू 1+R1, 1+R2+1+R3। तो कहते जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी ना वो आएगी आपकी आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश। तो कहते हैं आपने ये बताना है कि जो रेशियो आएगी ना आर बाय आर डैश की, तो वो कितनी आएगी? तो वो बच्चों आप लोगों के यहाँ पे आएगी 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आप लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड के अंदर। तो बच्चों वो होती है आप लोगों की इज सेम एट ऑल द पॉइंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में, लॉन्ग सोलेनोइड में, सॉरी। नेक्स्ट आपका 10 है, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में बताना है आप लोगों ने। तो इसका है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर, ठीक है। जो फील्ड होती है
जो है उसमें क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं जो कि सेंटर के सॉरी वायर के सेंटर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 है, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेनन होता है वो क्या होता है, ये हमने ऊपर भी कर लिया। वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है कॉइल में ड्यू टू द मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का 12 है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम जो है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो किससे डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम करते हैं मैक्सवेल नहीं, आपका यहाँ पे आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यहाँ पे ऑल ऑफ दी अवर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, 12 का बच्चों यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लिख के आना, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बोला जाता ना मैक्सवेल राइट हैंड रूल, तो आप लोगों ने मैक्सवेल राइट हैंड रूल पर लगाना है, बट यहाँ पे मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल बोला है, बट आप लोगों का जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो क्या होती है बच्चों, मरकरी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को जो है अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, तो आप लोगों ने ह्यूमन आई को ड्रॉ करना है और यहाँ पे इसके जो भी पार्ट्स हैं इनको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी फॉर क्लियर विजन ऑफ हेल्दी आई, ठीक है। आई का जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, तो मिनिमम डिस्टेंस 25 है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तो ये क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस, कि हमारी जो आई लेंस में कितनी एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ताकि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके so as to clearly focus rays coming from distance as well as near object on the retina, ताकि वो जो है as so as to clearly focus rays, ताकि वो जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज हमारी आईज में पड़ रही है उस पर क्या कर सके, क्लियरली फोकस कर सके, ठीक है। और इसे हम बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। वाई डू स्टार ट्विंकल, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये किस कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी लेयर्स के साथ बना होता है विच कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जो कि कहते हैं कॉन्टिन्यूस चेंज होता है ड्यू टू इट्स पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द स्टार कीपिंग ऑन ड्यू टू कहते हैं पाथ ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द स्टार कीपिंग ऑन चेंजिंग देयर पाथ कॉन्टिन्यूसली, कहते हैं ये जो है अपना जो है पाथ हमेशा कॉन्टिन्यूसली चेंज कर लेते हैं, इसलिए जो स्टार हमें क्या होते हैं, हमें ट्विंकलिंग चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट व्हाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज, ठीक है। सनराइज के टाइम जो सन है वो हमें लाल लाल से दिखाई देता है ना, तो इसका है कि ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रैवल अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन अर्थ एटमोसफियर, कि सनराइज के टाइम जो है जो भी सन से लाइट रेज आ रही है वो क्या करती है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो है कवर करती हैं बिफोर रीचेज अवर आई। रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, जो रेड कलर होती है उसकी क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ। आपको यहाँ से यही पूछा पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन भी बनने हैं कि रेड कलर किसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रेड कलर। द रेड कलर इज एबल टू रीच अवर आईज आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो रेड कलर है हमारी आईज में कब कैसे आता है, एटमॉस्फेरिक
स्कैटरिंग के द्वारा। ठीक है, आप लोग से ये पूछ सकते हैं कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं कहते हैं उनको जो है स्काई कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है, बट स्काई कैसा है? ब्लू। ऐसा क्यों होता है? ये इस कारण होता है द स्काई अपीयर ब्लू व्हेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस। कहते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है स्पेस में नहीं होता है, एंड लाइट डज नॉट स्कैटर, और लाइट जो है स्कैटर नहीं करती है, इस कारण जो है हमें स्काई जो है डार्क, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई डार्क दिखाई देता है। व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? जो स्काई होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? A clear sky daytime, the clear daytime sky is blue because the particle in air scatter blue light from sun more than they scatter any other light। कहते हैं जो पार्टिकल होते हैं हवा में वो जो है ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ अदर लाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एलोट्रॉपी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ पे आप लोगों को ये एलोट्रॉपी की डायग्राम दी हुई है, तो आप लोगों ने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप लोग डायग्राम बनाओगे तो उसके आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या है? ये प्रॉपर्टी है सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म। कहते हैं ये जो है टू और मोर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, उसे हम बोल देते हैं एलोट्रॉपीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल है ग्रेफाइट, डायमंड एंड कार्बन 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन? कार्बन की दो प्रॉपर्टी बतानी है विच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। ठीक है, टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एक तो होगी आपकी कैटेनेशन, दूसरी होगी टेट्रावैलेंसी। तो कैटेनेशन क्या है? इट इज अ एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कि उसकी कितनी एबिलिटी है बॉन्ड्स फॉर्म करने की अदर कार्बन एटम की। और टेट्रावैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो कार्बन जो है 4 एटम के साथ ही बॉन्ड बना पाता है। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये हो गया, और 2 3 4, बस ये आपके 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है? वो इकोसिस्टम को किस तरह इफेक्ट करते हैं? ओजोन एक गैस है कंपोज्ड ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि ओजोन क्या है। ऑक्सोन में कितने एटम होते हैं? 3 एटम। इस मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, ये सारे आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑफ द सन ऑन द ऑक्सीजन। ये कैसे होता है? ये जब ये होता है जब यूवी रेज को हम जो है, यूवी रेज जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। ओजोन इज हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल गैस है एंड प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर के जो है बहुत ही ऊपर प्रेजेंट होता है। ओजोन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस फॉर ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ। कहते हैं ओजोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, एज इट प्रोटेक्ट द अर्थ अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ये जो है हमारी अर्थ को क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज के प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज के से क्या होता है? स्किन कैंसर, कैटरेक्ट हो सकता है, और अदर वेरियस डैमेजेस हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 15, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आप लोग यहाँ पे 2 मेथड बताने हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 वेस्ट डिस्पोजल को रिमूव, प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे मेथड बताने हैं। ठीक है, सो वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय द फॉलोइंग मेथड। तो 2 मेथड है, बाय सेपरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से अलग कर दो, रिड्यूस कर दो, रीयूज कर दो, रिसाइकलिंग कर दो, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर सम सिंपल चेंजेस यू कैन मेक इन योर हैबिट टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली।
इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट यूज, ठीक है। जब यूज नहीं है तो लाइट्स को टर्न ऑफ कर दो। मोर यूज ऑफ साइकिल इंस्टेड ऑफ मोटरसाइकिल। साइकिल मोटरसाइकिल से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो? साइकिल को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टर्न द टैप ऑफ व्हेन वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। जब पानी की जरूरत नहीं हो तब आप लोग जो है टैप को क्या कर सकते हो? टर्न ऑफ कर सकते हो। क्रिएटिंग अवेयरनेस ड्राइव इन स्कूल अबाउट इको फ्रेंडली बेनिफिट। आप जो है स्कूल में जो है अवेयरनेस बता सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो इको फ्रेंडली की क्या लाभ है। 3R प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, रिड्यूस, रीयूज एंड सी रिसाइकल, ये होते हैं आप लोगों के 3Rs। 17 क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे। हाउ कैन यू डू एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी जो हम खपत करते हैं, ठीक है, तो एज ए इंडिविजुअल हम उसको कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले कि वी यूज रिसाइकल पेपर टू रिड्यूस द कटिंग ऑफ डाउन ऑफ ट्रीज। कि ट्रीज को कट होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट नहीं करना है। वी शुड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिवन टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बताना है कि दो तरीके बताने हैं जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो दीज सब्सटेंसेज व्हेन ईटन बाय स्ट्रे एनिमल कैन बी हार्मफुल एंड कैन कॉज डेथ। अगर ये जो है जैसे आवारा जानवर होते हैं, अगर वो खा लें तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, इससे जो है डेथ हो जाती है। दे कंटेमिनेट सॉइल, ये हमारी जो है मिट्टी और पानी को खराब करता है, एज दे कैनॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट 19 बच्चों, कैन यू सजेस्ट सम आइडिया ऑन हाउ कैन बी मेक अवर स्कूल मोर इको फ्रेंडली। क्या आप कहते हैं कुछ आइडियाज बता सकते हो ताकि हमारा जो स्कूल है वो इको फ्रेंडली हो जाए? तो इसके लिए है कि यूज ऑफ प्रॉपर डस्टबिन इन स्कूल कैंपस, ठीक है। डस्टबिन का यूज करो। टर्न ऑफ द लाइट्स द सेम ही व्हेन नॉट इन यूज। शुड नॉट वेस्ट द वाटर। रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग। तो हमें क्या करना है? जिस वो वाले प्लास्टिक बैग को कम करना है जिसका सिर्फ एक बार ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की, तो साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंस आर टू बी मेजर फ्रॉम द पॉल ऑफ मिरर। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं पॉल ऑफ मिरर से। डिस्टेंस मेजर ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है इसमें। डिस्टेंस मेजर ऑपोजिट, अगर डिस्टेंस ऑपोजिट है तो वो क्या होगा? नेगेटिव। अगर अगर तो डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव, अगर वो ऑपोजिट है तो नेगेटिव। आगे है डिस्टेंस मेजर वर्ब द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर तो डिस्टेंस आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव आता है, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट 21, विच लेंस इज शोन इन द डायग्राम। कहते हैं इस डायग्राम में कौन सा लेंस है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रिलेशन टू द लेंस एंड कमेंट ऑन द इमेज फॉर्म, ठीक है। जो लेंस है ये बच्चों आप लोगों का कॉनकेव लेंस है। इस फॉर्म में आप लोगों का कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो ये होता है बच्चों आप लोगों का बियॉन्ड 2F। कनकेव नीचे कन्वेक्स है, ठीक है। इस टाइप का आपका कन्वेक्स होता है और ये ऐसा हो जाए तो कनकेव होता है। तो ये बन रहा है बियॉन्ड, और यहाँ पे इमेज कौन सी है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है और स्मॉल इमेज बन रही है। देखो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल है। और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड बन रही है, नीचे को बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ द कन्वेव कनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है तो उसका पावर निकालनी है आप लोगों ने। सबसे पहले डेफिनेशन है आप लोगों की पावर की, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू द लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। यूनिट होते हैं पावर के डायोप्टर, ठीक है।
डायोप्टर की यूनिट होती है डायोप्टर, और यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कितना होता है 1/f। फोकस हमें दिया हुआ है कितना, -2, 2 दिया है क्योंकि ये हमारे हमने इसको लेना है -2। बस वहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा -0.5। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज शोन, तो ये कौन सा मिरर है ये बताना है। तो ये आप लोगों का कंकेव मिरर है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन उसकी है बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के पीछे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहे हैं, मीन्स तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और ये है डिमिनिश्ड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है आपका राइट द मिरर फॉर्मूला, राइट द लेंस फॉर्मूला, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। ये आप लोगों का मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, तो फोकल फोकल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू r/2, ठीक है। वहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनारोबिक में नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। यहाँ पे CO2 एंड H2 एंड प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे CO2 एंड अल्कोहल होते हैं। यहाँ पे मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, यहाँ पे लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट 26, नेम द लेवल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। आप लोगों ने इसके पार्ट्स को यहाँ पे लेवल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबर 1 पे लेफ्ट किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है एंड लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। 27 है, व्हाट आर द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो सरफेस ऑफ लीफ होता है उसमें आप लोग देखोगे स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, एंड आल्सो लेवल द पार्ट, तो कहते हैं उसको आप लोगों ने पार्ट्स आप लोगों ने लेवल करने हैं, ठीक है। जो सबसे पहले पूछा गया था व्हाट आर द स्मॉल पोर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टोमेटा, ठीक है। और वहाँ पे इसकी लेवलिंग की हुई है, सबसे पहले यहाँ पे है गार्ड सेल, फिर स्टोमेटा पोर है, फिर क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट 22 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सर्कुलेशन सिस्टम में, कहते हैं जब जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक्सचेंज होती है, नेम द लेवल पार्ट ABCD। तो ABCD के आप लोगों ने पार्ट बताना है। सो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट है आप लोगों का, ये आपको डायग्राम गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है, ए पे है पल्मोनरी आर्टरी, बी पे है पल्मोनरी वेन्स, सी पे है वेन कैवा फ्रॉम बॉडी एंड डी पे है एओर्टा टू बॉडी। नेक्स्ट है, what are the component of the transport system present in the highly organized plants, ठीक है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में आप लोगों ने कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताना है। सो इन द हाई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पता ही है आप लोगों को, जाइलम क्या करता है, रूट से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी को कैरी करता है, और जो फ्लोएम है वो कैरीज करता है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड को, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन अक्कर थ्रू डिफ्यूजन, वो किसके द्वारा अक्कर होता है, डिफ्यूजन। इन लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम एविलर एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड वेसल, जो कहते लंग्स होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है एल्वियोलर एयर से वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड वेसल में सराउंडिंग द कैपिलरीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज गिवन आउट इनटू द लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या चली जाती है लंग्स में, ठीक है, गिवन आउट इनटू द लंग्स। दिस ऑक्सीजन इज कैरी टू द टिश्यू, फिर जो ऑक्सीजन को टिश्यूज कैरी करते हैं एंड इट डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल से कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज में। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द टिश्यू
डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड वेसल, जो भी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है फिर वो जा रही है ब्लड वेसल में। सप्लाइंग द टिश्यूज फ्रॉम वेयर इट इज कैरी टू द लंग, तो वहां पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इसने लंग को सप्लाई किया था टिश्यूज, ठीक है। तो ये आप लोगों की डायग्राम दी है सारी इसकी, ठीक है, जो भी ऊपर इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के यहाँ पे लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है आई, ह्यूमन हार्ट, इनके जो लेवलिंग है वो लर्न कर लेना, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। 32 है, हाउ डिड हेनरी मोसले अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, किसने कहते जो हेनरी मोसले है उसने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया है। सो बच्चों यहाँ पे आप लोगों के जो है साइंस में जो आपके बुक्स में से क्वेश्चन है वो ही नहीं आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं, तो चैप्टर के इनसाइड भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच बीच में से जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं होंगे, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ, तो ये किस पे बेस्ड है, पीरियोडिक लॉ पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो कितने ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, 18 ग्रुप्स होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल फ्रॉम द फर्स्ट 10 एलिमेंट, तो ये हमने वहां पे भी किया था एमसीक्यू में, लिथियम एंड बेरिलियम। विच एलिमेंट हैज टू शेल, किस एलिमेंट्स के दो शेल्स होते हैं, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, जो कहते हैं दो शेल्स होते हैं जिसमें कहते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो नियॉन, तो नियॉन क्या देखो KLMN, यहाँ पे थे 2 8 8 18, ठीक है। तो नियॉन का होता है 10, तो यहाँ पे देखो 2 और 8 कंप्लीटली फिल्ड हो गई है, ठीक है। तो इस आगे है नेम द एलिमेंट विच है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, तो 12, तो 12 किसका होता है, वो किसका होता है वो एलिमेंट क्या होगा आपका, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट what are the journal trends we observe by doing by going down the group in periodic table, जब हम नीचे को जाते हैं periodic table में तो कौन सा जो है जर्नल ट्रेंड जो है हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे 36 का आप लोगों का आएगा, बताना है मेटल करेक्टर, सॉरी हाँ, जनरल ट्रेंड्स क्या होता है, मेटालिक करेक्टर क्या जाता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज या रेडियस दोनों इंक्रीज होता है, आपसे ये पूछ सकते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एटॉमिक एंड साइज एंड रेडियस इंक्रीज होता है, और बैलेंसी आप लोगों की सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है 37, स्टेट द ट्रेंड्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब हमें बताना है कि लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड्स हैं। तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज, एटॉमिक साइज भी डिक्रीज, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस टू 4, ठीक है। आगे आएगा व्हाट इज द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो ये क्या होता है बच्चों 287 मतलब 17, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का क्लोरीन। तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर लर्न कर लेने हैं, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर आते होंगे तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप, कहते हैं आप लोगों को क्यों लगता है कि जो नोबल गैस है उनको जो है हम सेपरेट ग्रुप में प्लेस करेंगे, नेम एनी 2 नोबल गैस, तो आप लोगों ने 2 नोबल गैस के नेम बताने हैं। कहते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, क्योंकि जो नोबल गैस होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं करती हैं, एंड जर्नी डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, और ना ही वो अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है नोबल गैस की, हीलियम एंड नियॉन। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट हु हैज ए टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल, तो जिसके कहते हैं बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे दे 2 8 14, तो वो कौन सा होगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो क्यों कहा जाता है, और यहाँ पे रिएक्शन बोली गई है। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन की दोनों की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। बाय डीकम्पोजिशन में उल्टा होता है, वन सब्सटेंस डीकम्पोजेज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पे डीकम्पोजिशन की एग्जांपल दी है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की एग्जांपल दी है, मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज में बताया था कि हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 42 है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब, जब हम सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस आती है, तो वो होती है HCl। बट इफेक्ट डज ड्राई HCl प्रोड्यूस ऑन द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, तो जो
HCl है, कहते हैं उसका जो है लिटमस पेपर पर कलर, लिटमस पेपर के कलर पर क्या इफेक्ट होता है? नो चेंज। हाउ ड्राई HCl गैस अफेक्ट द वेट लिटमस पेपर? कहते हैं ड्राई HCl जो है, देखो ऊपर था कि ड्राई लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट है, अब पूछा गया है कि ड्राई HCl का वेट लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि वो चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 43, राइट द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वाटर की प्योरिफिकेशन में और पेपर मेकिंग प्रोसेस में। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आर्टिकल? टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, ताकि हम उसको जंग से बचा सकें। आफ्टर पेंटिंग आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर। तो जब हम उसको पेंट कर देते हैं तो जो आयरन का सरफेस होता है वो जो है मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, जिससे जो है रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन फूड पैकेट कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फील होती है, ठीक है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है। इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट है और प्रिवेंट्स द ऑयल एंड फैट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो वो ऑयल और फैट को ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। Next, 46. Write one equation for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वन इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन की, जहाँ पे जो सबसे पहले हम यूज करेंगे हीट का, ठीक है, हीट का, फिर लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे ये हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों रिएक्शन आप लोगों ने लर्न कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 47। द pH ऑफ टू सोल्यूशन आर 4 एंड 11। दो सोल्यूशन के pH 4 एंड 11 है। इंडिकेट देयर नेचर, ठीक है। तो जिसका pH 4 होगा वो क्या होगा, बीक एसिड, ठीक है। तो आपको पता होगा जो भी 7 से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक, ठीक है। और जो 7 से नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। तो देखो सबसे पहले 4, तो 4 तो ऊपर जा रहा है मतलब वो 7 से ऊपर जा रहा है मतलब वो होगा एसिडिक, ठीक है। और कहाँ पे है, देखो ना तो 1 है ना तो 2 है, तो मतलब वो क्या होगा, बीक एसिडिक, मतलब 7 के क्लोज है तो होगा बीक एसिडिक। आगे बोला गया 11, तो 11 क्या है, 7 से, क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है 1 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। तो 11 है वो 14 के क्लोज है, तो मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस तो है बट वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। 14 है बाय डीकम, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 है व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर? तो क्यों होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द लिटमस पेपर, क्योंकि उस लिटमस पेपर में मॉइस्चर नहीं है, तो इस करके क्या होता है, जो ड्राई लिटमस पेपर है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है नेम द गैस एंड फॉर्मूला इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें बताना है कि जो गैस है वो क्या होगी और फॉर्मूला क्या है। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, CO2। व्हाट हैपन व्हेन वी पास द गैस प्रोड्यूस इन दिस थ्रू लाइम वाटर? जो भी यहाँ पे गैस पास हुई है, कौन सी गैस हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम उसको लाइम वाटर के साथ जो है मिक्स करेंगे तो कहते क्या हो जाएगा, तो वहां पे क्या आएगा, CO2, ठीक है। सॉरी, CO2 नहीं, ये तो पूछा गया ना नेम ऑफ द गैस और उसका फॉर्मूला बताया गया है। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा, इट टर्न्स अ मिल्की वाइट इन कलर, तो वो उसको जो है मिल्की वाइट कर देगा कलर को। और मिल्की वाइट का मतलब क्या है कि वहां पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 51। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? या कोई पिक्चर दी है, कहते हैं आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है। तो यहाँ से है कि HCl सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो HCl सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। विल द बल्ब ग्लोज, कहते क्या जो बल्ब है वो ग्लो करेगा इफ वी यूज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और अल्कोहल, अगर हम जो है ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन का यूज करें इंस्टेड ऑफ HCl। इसका आएगा नो, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर
नहीं है, ठीक है। उसके बाद 52 आपका यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर है। ये एक्ट एज ए आर्ट एसिड विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इंडाइजेशन। प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज ए वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें बोला गया है, इसमें जो आपकी डेफिनेशन ही नहीं, यहाँ पे लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये भी एक डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की सॉरी हाँ, ये तो डेफिनेशन ही है इसकी, ठीक है, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जिनको जो है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एंड द पॉजिटिव आइन एंड द नेगेटिव आइन, ठीक है, ऑफ द टू रिएक्टेंट डिस्प्लेस ईच अदर। जब इनके कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आइन आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस करते हैं तो वो हो जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट 54, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बतानी है विद एग्जांपल। सो एंडोथर्मिक क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू टेक्स प्लेस। इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी जो है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट। जो हीट एनर्जी आती है वो प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस हैं उनको हम ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज उन दोनों में क्या होता है, एसिड होता है। इफ सच सब्सटेंसेस आर केप्ट इन कॉपर कंटेनर, अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस को कॉपर कंटेनर में रख दें, द एसिड विल रिएक्ट विद कंटेनर। जो एसिड है वो कंटेनर के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्रोडेड हो जाएगा, फूड बिकम अनहेल्दी फॉर ईटिंग, जो कि फूड हमारा अनहेल्दी हो जाएगा ईट करने के लिए। नेक्स्ट है कि यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप में, ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्टनर में और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कहते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता लग रहा है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। कहते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था यूजिंग पी प्लांट, ठीक है। ही सिलेक्टेड द होमोजाइगोस टॉल एंड वाफ पी प्लांट, ठीक है। उसने क्या किया था, एक टॉल प्लांट्स लिए थे, ठीक है, और एक लिए थे डवार्फ, ठीक है। टॉल प्लांट्स टीटी और डवार्फ होते हैं स्मॉल टीटी। ही क्रॉस द टॉल पी प्लांट विद द डवार्फ पी प्लांट। उसने क्या किया, उन दोनों को क्रॉस करवा दिया, टॉल पी प्लांट को और डवार्फ को। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द F1 जनरेशन आर ऑल T1 ऑल टॉल प्लांट्स। उसने क्या थे, ये ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन है उसमें सभी टी प्लांट्स हैं। दस इट वॉज कंडक्टेड दैट द जीन कॉजेज टॉलनेस इज डोमिनेंट। उसने कहा कि जो भी टॉल थे ना उन्होंने क्या कर लिया, मतलब वो ज़्यादा आ गए। वाइल द जीन कॉजेज एडवांस इज रिसेसिव, वो क्या थे, रिसेसिव हो गए, ठीक है, मतलब वो कम थे। इट स्टेट्स दैट व्हेन वन फैक्टर इनहेबिटेट्स द इंपीयरेंस ऑफ अदर, जब एक जो फैक्टर है वो दूसरे को इनहिबिट्स कर रहा है, वन विच इनहिबिट्स इज द डोमिनेंट वन, एंड जो जो उसको कर रहा है, ठीक है, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा मात्रा में है वो डोमिनेंट है, और जो कम है वो क्या आ जाएगा, रिसेसिव। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या हम ह्यूमन बींग्स में सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कहते हैं ह्यूमन बींग्स में होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। इन दिस द मेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, एक्स एंड वाई। फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स होता है। The sex of the child is determined by the types of chromosome he or she receiving from the father, ठीक है। तो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये आप लोगों को ये डिपेंड करता है फादर पर। इफ द स्पर्म इज हैविंग एक्स क्रोमोसोम देन द चाइल्ड विल बी गर्ल। अगर एक्स क्रोमोसोम हुआ तो बच्चा गर्ल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम है तो बच्चा क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट 59 है, आप लोगों को यहाँ पे जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया है, ठीक है, आपने इसको लेबल करना है।
तो ए पे होगा आपका यहाँ पे, जो ए है बच्चों, ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे, थंब। और ये क्या है, मिडल फिंगर। जो थंब है ये डायरेक्शन देती है फोर्स की, मिडल फिंगर ये आपको डायरेक्शन देगी बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की, और सी आपको होगा, सॉरी बी पे होगा, हाँ जी मिडिल फिंगर है तो ये आपको देगा करंट, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। बी आपको देगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, और सी आपको यहाँ पे देगा मैग्नेटिक फोर्स, MAGNETIC, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट 60 आपका स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या स्टेट करता है कि इफ वी अरेंज द थंब, मिडल फिंगर एंड द फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर, कहते हैं अगर हम थंब, मिडल फिंगर एंड द फोर फिंगर को अपने लेफ्ट हैंड के, अगर उनको हम राइट एंगल पे रखते हैं, तो फोर फिंगर जो है हमारी पॉइंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब हमें देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट 61 है, व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट, कहते हैं जो हमारे पास कंपास नीडल होती है जब हम उसको मैग्नेट के नज़दीक लेके जाते हैं, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट क्यों करने लग पड़ती है। सो इसका आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, कहते हैं वो भी क्या होती है, एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है। व्हेन इट इज ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट, कहते जब हम उसको बार मैग्नेट के क्लोज लेके जाते हैं, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट विद दैट ऑफ द बार मैग्नेट, तो कहते हैं उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जो है बार मैग्नेट के साथ जो है इंटरेक्ट कर जाती है। इस करके क्या होता है, इस कारण जो है कंपास निडल शोज ए डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट, इस कारण जो है कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है जब हम उसको बार मैग्नेट के नियर लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड। उसके बाद है बाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है। सो इफ टू फील्ड्स ऑफ लाइन मैग्नेट इंटरसेक्ट, कहते हैं अगर इंटरसेक्ट कर लें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल पॉइंट्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो कंपास नीडल की कहते हैं दो डायरेक्शंस आएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, हेंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इस कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसका क्या रोल होता है। जो स्प्लिट रिंग होती है वो एक्ट एज ए कॉम्यूटेटर, तो कॉम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो क्या होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है। आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द साइकिल ड्यू टू दिस रिवर्स करंट द करंट कंटिन्यूज टू द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन, जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रोटेट करता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, ठीक है। तो इसका डिफरेंट वेज बताने हैं कि इफ द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, और कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच जो कॉइल मूव करेगी देन इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा। इफ द मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द कॉइल देन द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अगर मैग्नेट वहाँ पे जो है मूव करेगी तब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। प्रिंसिपल बताना है इलेक्ट्रिक मोटर का, द करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस ए टॉर्क, जो करंट कैरिंग लूप होती है, जो लूप में करंट कैरी होता है, ठीक है, वो क्या करती है, टॉर्क आता है एंड रोटेट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो रोटेट करती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द लूप इज गिवन बाय, जो डायरेक्शन होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के द्वारा। 67 यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज पूछी गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं मैग्नेट के बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ पोल जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ पोल जाती हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। So the chemical reaction in which number of atom of reactant and products are equal. अगर हमारे पास जो है रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट्स के एलिमेंट, ठीक है, दोनों दोनों तरफ ही सेम हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इन्हें हम बैलेंस क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कहते हैं जो मास है ना ही वो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए हम जो है बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फिगर दिया है तो आप लोगों ने इसका आंसर करना है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गल्वेनोमीटर। प्रोड्यूस करने के लिए करंट को हम क्या यूज करते हैं, जनरेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो मैं एमसीक्यू में मुझे नहीं याद आ रहा था। सो डिटेक्ट के लिए गल्वेनोमीटर, प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, ऑन कीपिंग द मैग्नेट कांस्टेंट डज इट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, कहते हैं जब हम जो है मैग्नेट को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या वहां पे जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो इसका आएगा नो। 70 है, व्हाट चेंजेस कैन यू सी इन योर हैबिट टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, switching off unnecessary lights and fan, do not waste food, take as much as you require, walking down or use cycle, ठीक है। separate waste into recyclable and non recyclable, reuse carry bags, ठीक है। Next is 7, what is biological magnification, will the level of this magnification be different at different level of ecosystem। सबसे पहले पूछा गया है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है, कहते हैं जो मैग्निफिकेशन के लेवल होते हैं क्या वो इकोसिस्टम के लेवल, इको डिफरेंट इक्वल लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम के लेवल से डिफरेंट होते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस। यस द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट, कहते हैं हर एक लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। इट इज हाईएस्ट एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन, तो फूड के जो टॉप फूड चेन का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है उसमें ये हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट होता है किसमें, फर्स्ट टॉपिक लेवल में ये लोअर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न, कहते हैं ये जो है, जो अगर हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसमें डैमेज हो रहा है। व्हाट स्टेप आर बीन टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, तो इस डैमेज को हम जो है कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेज, तो ये हमें ये क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती हैं एंड प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स, ठीक है। इफ दिस ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड, अगर ये डिप्लीट हो जाए, इसमें शेड आ जाएगा, द यूवी रेज में कॉज कैंसर इन ह्यूमंस, ठीक है, एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। दिस डैमेज टू अ ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। इन ऑर्डर टू लिमिट दिस डैमेज, इसकी लिमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर स्टॉप्ड इन 1986, तो 1986 में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर, तो वो क्या हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लिख देना, ठीक है। और क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ये इसकी एग्जांपल 1 है, ठीक है, ये एग्जांपल इसकी 2 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। आई थिंक ये नहीं होगी इसकी रिएक्शन, गिव एग्जांपल टेकन एज ए, हाँ ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है ड्यूरिंग इनडाइजेशन की, ठीक है। एक रिएक्शंस भी लिख सकते हो आप दोनों, ठीक है, एक रिएक्शन ये गिवन है, आप लोग दूसरी रिएक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी थ्योरी जैसी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 73 नहीं है, यहाँ पे 74 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमें कहते हैं मॉइस्चर
मॉइस्चर वाली कंटेनर में मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डालना चाहिए बिकॉज़ तो यहाँ पे बिकॉज़ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक पाउडरी मास होता है, पानी को ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो जिससे हार्ड सॉलिड मास बनता है जिसको हम बोल देते हैं जिप्सम। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिफरेंस है। फर्स्ट है फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप से लिया जाता है, ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इनको जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के द्वारा ब्रोक किया जाता है। यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल होती है, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होती है। फूड इज़ जनरली प्रिपेयर्ड डे टाइम के दौरान होता है, ये क्या होता है किसी भी टाइम हो सकता है। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया है दिस टाइप, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं बैक्टीरिया में क्या होता है ऑटोट्रॉपिक, एनिमल और फंजाई में क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट है 76 रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। तो बताया है कि हमारे जो पेट में जो है एसिड का क्या रोल होता है। तो इसका आएगा बच्चों इन आवर स्टमक एसिड HCl किल, एसिड हमारे जो पेट में होता है वो होता है HCl, ठीक है, ये लर्न कर लेना है HCl, जो कि जो हमारी फूड में जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको मार देता है एंड मेक द फूड एसिडिक। उससे क्या हमारा जो फूड है वो एसिडिक हो जाता है। सो पेप्सिन एंजाइम कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारा जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। आपने दो एलिमेंट्स बताने हैं जो कि सेम ही रिएक्शन शो करते हैं जैसे कि मैग्नीशियम शो करता है, बट इज अ बेसिक फॉर योर चॉइस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड कैल्शियम आर सिमिलर टू द मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है मैग्नीशियम से बिकॉज दीज थ्री एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में होते हैं। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल दीज थ्री एलिमेंट। तो इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीनों में कितने होते हैं, 2 सेम ही होते हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, इस कारण ये क्या शो करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आपका 78, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ जो मिलके क्या बनाता है साल्ट एंड वाटर। इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों PbO, Al2O3। नेम टू मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड। कहते हैं हमने दो मेटल्स के नेम बताने हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है डिल्यूट एसिड से। एंड टू मेटल विच विल नॉट, और दो मेटल्स बतानी है जो कि नहीं करती हैं। तो जिंक और मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वो जो है इसको डिस्प्लेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और जो जिंक एंड मैग्नीशियम है ये क्या है वेरी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट 80 है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। सो या तो ये फॉर्म करते हैं एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। जब भी व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आइदर या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जाम्पल SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। SO2 क्या है एसिडिक ऑक्साइड और CO क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है विच व्हाट इज शोन इन द गिवन फिगर। ये क्या है बच्चों, ये करंट कैरिंग सोलेनाइड है। व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन इट टू मेक इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम इसमें क्या प्लेस करते हैं, तो इसको इसमें हम प्लेस करते हैं बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं क्या होगा, जब हम इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको इंक्रीज कर दें ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए हम सब्सटेंस जो है एक्स यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो सब्सटेंस एक्स क्या है। नेम द सब्सटेंस एक्स, तो आप लोगों ने बताना है वो सब्सटेंस एक्स क्या है, उसका फॉर्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन वन अबव द वाटर, ठीक है। आप लोगों ने रिएक्शन का नेम लिखना है एक्स का, ठीक है। सो सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaO। तो हमें बोला गया था कि
सेकंड में कि CaO को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बनेगा, तो CaO को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लर्न कर लेना है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। ठीक है, और इसका ये रिएक्शन भी लर्न करनी है। क्यूकलाइन को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यूकलाइन को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका ये फॉर्मूला भी लर्न करने लाए हैं, CaO। ठीक है, ये लर्न करने हैं। क्यूकलाइन को कैल्शियम ऑक्साइड और CaO, स्लेक लाइन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आप लोगों से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहते हैं जब हम आयरन नेल को जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका जो कलर है वो क्यों चेंज होता है, तो क्यों होता है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ आयरन देन कॉपर। क्योंकि जो आयरन की रिएक्टिविटी है वो हाई है कॉपर से, तो आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम द ब्लू सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, जो आयरन है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को। कॉपर का कलर कैसा है, ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट का, जिससे क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे आयरन सल्फेट, जो आयरन सल्फेट है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जिससे क्या बनता है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और साथ में यहाँ पे कॉपर। तो नेक्स्ट ये थे आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज ओम्स लॉ, हाउ इट इज वेरीफाइड इन लेबोरेटरी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करनी है। तो 84 सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर, सॉरी हाँ, स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेन करनी है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये जरूर बनानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओहम्स लॉ बहुत ही बार रिपीट हुआ है, इसको तो आप लोग लर्न कर ही लो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 85, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड एंड यूनिट करंट की आप लोगों ने डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसका यूनिट करंट का डेफिनेशन। सो 86 आपको यहाँ पे आया हुआ है। सो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो इनको आप लोग जो है खुद से कर लेना, इनको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर। ड्राइव ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करना है पूरा, कि जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे कॉम्बिनेशन में, मींस आप लोगों ने ये वाला निकालना है। ठीक है, आंसर एंड में, तो इसका पूरा आप लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन करना है। ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आना। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करके आनी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसका एक्सप्रेशन देख देख सकते हो। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ चलो इसको, कि मान लो आप लोगों ने रेजिस्टेंस लेने हैं, 3 रेजिस्टेंस लेने हैं, जिनको आप लोगों ने, ये आपको 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3। ठीक है, और आप लोगों ने इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस लेनी है V1 V2 एंड V3। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो उसके बाद आप लोग ले लोगे यहाँ पे, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी R एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I एट पोटेंशियल डिफरेंस B। ठीक है, उसके बाद आप यूज करोगे यहाँ पे ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम R1 R2 R3 के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इनका करंट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, V और R की। तो R1 के लिए हो जाएगा B1 इज इक्वल टू IR1, R2 के लिए B2 इज इक्वल टू IR2, और B3 के लिए हो जाएगा, R3 के लिए हो जाएगा B3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास था बच्चों ऊपर V इज इक्वल टू V1, ये है ना आपका बस बच्चों, ये V इज इक्वल टू V1 प्लस B2 प्लस B3। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे V की वैल्यू, B1 B2 एंड B3 की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो यहाँ से आप आई कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों में I है,
तो अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये यहाँ पे I के साथ I कैंसिल, तो यहाँ से R आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था आप लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। ऐसे आप लोगों को पैरेलल के लिए भी आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, और साथ में बी पार्ट में है वाई आर वायर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो है हम जो है हमेशा जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव और अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो है आप लोगों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो आपने इस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, आल्सो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो आप लोगों ने करंट और जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सर्किट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पैरेलल में ये R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होगा करंट, इसका करंट होगा I1, R2 का होगा I2, ठीक है, ऐसे R3 का होगा I3। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो I क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस R3। हमारे पास जो ओहम्स लॉ था वो क्या होता था V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे I में है तो हम यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये R मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे हम I की तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। I2 क्या हो जाएगा V अपॉन R2, I3 क्या हो जाएगा V अपॉन R3। बस ये वाली वैल्यू I की वैल्यू, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू आप किसमें पुट कर दोगे, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। पुट कर दिया, तो यहाँ से ऊपर से देखो b कॉमन आ रहा है, v निकाल दिया, यहाँ से b के साथ b कैंसिल, यहाँ बच गया 1 अपॉन r, यहाँ बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। नेक्स्ट 89, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by the combination of the four coils of resistance। आप लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे इन फोर कॉइल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि सीरीज में निकालना है, और लोएस्ट मतलब हमने उसका पैरेलल में निकालना है, ठीक है। तो सीरीज के लिए आप फॉर्मूला यूज कर दोगे, क्या होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सभी को प्लस कर देना, आंसर कितना आ गया 60। अब मैक्सिमम के लिए आप सॉरी हाँ लोएस्ट के लिए आप क्या करोगे, ये लगा दोगे फॉर्मूला किसका, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। सो पैरेलल में क्या करोगे, इनका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे सभी का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 15.32। तो इसके बाद रेसिप्रोकल करके इस यहाँ पे से R की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, वॉइस थिन होती है, मैचुरेशन बिगन होते हैं, ब्रेस्ट चेन एनलार्ज होती है, हिप्स राउंडेड हो जाते हैं, हेयर ग्रोज अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक एरिया। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, बॉयज में क्या आते हैं, बॉयज डेवलप द हैवियर मस्कुलर बॉडी, वाइड शोल्डर, नैरो हिप्स, वॉइस उनकी एनलार्ज होती है, मैचुरेशन ऑफ टेस्टिस स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ग्रोथ ऑफ हेयर चेस्ट पे होते हैं, और एडम्स एप्पल एनलार्ज। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है व्हाई डज मैचुरेशन अकर। तो मैचुरेशन अकर, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। एंड हाउ डज एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। के बाद आपका था इसका सेकंड पार्ट एम्ब्रियो,
ठीक है, ये एम्ब्रे वाले का आंसर है। नेक्स्ट 94 है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है असेक्सुअल की, और यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, फिशन, बाइनरी फिशन। ठीक है, उसके बाद आपकी आएंगी मल्टीपल फिशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा बडिंग। ठीक है, अगर आप साइंस में डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप लोगों के जो है फुल मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे कटेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आप लोगों के स्पोर फॉर्मेशन। कोशिश किया करो जिन क्वेश्चंस की डायग्राम है उनको, उन डायग्राम्स को ज़रूर बनाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है रीजनरेशन। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है। फिर आपका है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आप लोगों का 95 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। तो फ्लावर बनाना है, उसके आप लोगों ने पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे सेपल है, पीटल, स्टैमेन, पिस्टल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लावर डायग्राम। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसके जो है पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना। नेक्स्ट है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो ऊपर है यहाँ पे आप लोगों की क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गया। उसके बाद डिफाइन मेलेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन है वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में इमर्ज क्यों करते हैं। 99 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम की यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद है वाई आर प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, इसका बी पार्ट था कि जो प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी हम ज्वेलरी ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं और करोड नहीं होते हैं। 100 क्वेश्चन है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट है बट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। जब आयरन सल्फेट सोल्यूशन में जिंक को ऐड करते हो तो क्या होता है, और उसकी केमिकल रिएक्शन। तो ये उसकी केमिकल रिएक्शन है FeSO4 प्लस Zn गिव्स यू ZnSO4 प्लस Fe। सो बच्चों ये था आप लोगों का फुल सोल्यूशन। सो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है आप लोगों के साथ जो है कंटेंट शेयर करती रहूँ। सो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।